हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी किसी के ऊपर कोई केस होता है, वो अपनी रेमेडी के लिए जितना अच्छे से अच्छा कर सकता है करता है। बहुत बार अच्छे लॉयर्स को हायर करता है, अच्छे एडवोकेट हायर करता है। बहुत बार अपनी ड्राफ्टिंग पे बहुत मेहनत करता है। बहुत बार सेकंड थर्ड ओपिनियन भी सीख करता है। यानी जो वो कर सकता है वो अपनी तरफ से करता है। लेकिन मैंने बहुत सारे मामलों में देखा कि आदमी बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि भाई मेरा तो मेंटेनेंस लगेगा ही नहीं, मेरे पास इतने प्रूफ है, या और किसी चीज के लिए पर्टिकुलर कॉन्फिडेंट होता है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट के अंदर चाहे आप कितने भी मजबूत हैं, आप 100% किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं हो सकते। कुछ भी हो सकता है। कई बार सब कुछ आपके फेवर में होता है, लेकिन आप जब जजमेंट पढ़ते हैं तो जजमेंट आपके अगेंस्ट होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आप चाहे किसी के भी साथ आगे बढ़ रहे हैं, कितना भी अच्छा आप कर रहे हैं अपने मामलों में, लेकिन फिर भी आप ये सोचिएगा कि दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर आपको रहना है। कई सारे लोग गलतफहमियों में केस लड़ते हैं, और फिर जब उनकी गलतफहमियां दूर होती हैं तो अपने सर पे बर्डन महसूस करते हैं। दोस्तों, एक मामला था। उस मामले में एक लड़का बोलता है, सर ये केस लड़ने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि 3-4 महीने में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो 3-4 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्यों सोच लिया आपने? और अगर आपने सोच लिया तो आपकी गलती है, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है वो आपको तमाम प्रकार के वीडियोज में मैंने अपने चैनल पर बताया। आप क्यों सोच रहे हैं 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा? आप कितने भी बड़े लॉयर को हायर करेंगे तो आप प्रोसीजर को थोड़ी स्किप कर सकते हैं। प्रोसीजर तो फिर भी वैसा चलेगा। कहने का मतलब, अगर आप गलत चीजें लेकर के दिमाग में और फिर केसेस को लड़ते हैं अपने, तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। उस केस में क्या था, लड़के का सेटलमेंट होने वाला था एक पर्टिकुलर अमाउंट पर। लड़के ने खुद मना कर दिया, मुझे नहीं करना, मैं तो केस लड़ूंगा। समझना, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। और वो सेटलमेंट दोस्तों बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे था। उसने केस लड़ने का ऑप्शन चूज किया, और जब वो हमारे पास आया तो उस समय पर ऑलरेडी ऊपर 2 केस चल रहे थे, एक डीवी एक्ट का और एक 125 सीआरपीसी का। उसने कहा, सर ये 2 केस है लड़ने में। ठीक है, लड़ते हैं भाई। और क्लियर बताया कि भाई देखो, आपकी वाइफ कोई जॉब में नहीं है तो उसका मेंटेनेंस तो बंधेगा। कितना बंधेगा जी? मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये बंधेगा, लड़के की सैलरी के हिसाब से बताया। अब मीन वाइल क्या हुआ, 498 ए का जो केस था उसमें भी चार्जशीट फाइल हो गई। एक और कंप्लेंट केस लड़की ने फाइल कर दिया। टोटल 4 केस हो गए। अब 4 केस, जिसमें से 498 406 तो आपको पता है कितनी बड़ी प्रोसीडिंग है। 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट में फिर भी कोशिश करके उनको थोड़ा जल्दी खत्म किया जा सकता है। अब लड़का परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो रहा है? बार बार कह रहा है, सर मैं पहले ही पैसे दे देता तो ज्यादा अच्छा था, पहले ही पैसे। तो ये चीज आपको पहले सोचनी है ना कि आपको क्या करना है। भाई कोर्ट में ऐसा नहीं होगा कि आप आए और किसी चीज को आप बीच में छोड़ सकते हैं। अगर आपके ऊपर 4 केस हैं, यू हैव टू फाइट ऑल। और ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज में आप ढिलाई दे देंगे। हो सकता है परिस्थितियों के हिसाब से आपको हाई कोर्ट में भी जाना पड़े, वहां और मोटा खर्चा होगा। नीचे वाली कोर्ट में भी आप लगेंगे, जितने आपके नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे उतना आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा। मेंटेनेंस बंधेगा, उसका एरियर भी होगा। अगर दूसरी जगह से आ रहे हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी होगा। तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करो ना पहले। प्रैक्टिकल क्यों नहीं रहते हैं आप लोग? कैलकुलेट करो। अगर आपको लगता है कि वो अमाउंट जो आपको प्रपोज किया गया है वो इतना सरल है कि आपको सही पड़ेगा और आपकी झंझट भी नहीं रहेगी, तो वो ज्यादा बेहतर है। और अगर आपको लगता है वो अमाउंट जो लड़की कोर्ट कर रही है वो इम्प्रैक्टिकल है, तो ठीक है, इस चीज में आए। लेकिन हमेशा कोर्ट में आना आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ना कि फर्स्ट। अब देखिए, आपकी सैलरी है मान लेते हैं 50,000 रुपए, लड़की आपसे कोर्ट कर रही है मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो ऑब्वियसली कोर्ट में आना एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए और लड़की आपको कोर्ट कर रही है मुझे 6 लाख रुपए दे दो मैं खत्म करती हूं, तो यू हैव टू थिंक। तो ध्यान से आप सोचिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, कई सारे लोग होते हैं, मैंने देखा, मेरे को ऐसे कॉल भी आते हैं, बहुत लोग बातें करते हैं, सर ठीक है नीचे की कोर्ट में नहीं होगा तो क्या हुआ, मैं ऊपर की कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तो देखेगा ना। वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे किसी भी कोर्ट में जा रहे हैं, डिसीजन कुछ भी हो सकता है। आप चाहे किसी को भी लॉयर हायर कर रहे हैं, डिसीजन कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, आपको इस पे भी एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूं। केस था दोस्तों हमारे पास आंध्र प्रदेश का। उसमें क्या था, लड़की ने 2 एफआईआर दर्ज कराई हुई थी, एक स्टेट में और एक दूसरे स्टेट में, सेम कंटेंट के आधार पे। आप सभी लोग जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि सेम कंटेंट के आधार पर 2 जगह 498 चल रहा है, तो लॉजिकली गलत है। अब आप किसी से भी बात करते हैं अगर, तो वो व्यक्ति आपको क्या कहेगा, हाँ भाई संभावना बहुत ज्यादा है, 2-2 केस चल रहे हैं आपके, सेम कंटेंट है, तो एक खारिज हो जाएगा, कोशिश की जा सकती है। इसी कोशिश के तहत उन्होंने हाईकोर्ट में क्वेश्चन फाइल करी कि भाई जो केस मेरा पहले से चल रहा है, फिर अगेन आप एक और एफआईआर करा रहे हो दूसरे स्टेट में जाके। लेकिन किन्हीं कारणों से हाईकोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया, क्वेश्चन करने से साफ साफ मना कर दिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद वो जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट था वो हमारे पास आया कि साहब ये जजमेंट है, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहता हूं। अब हमने देखा, हमें भी लगा
कि भाई एक एफआईआर ऑलरेडी हो रखी है, दूसरी एफआईआर को आप क्वेश्चन करने जा रहे हो तो हो जाएगी। हमने भी यही कहा कि भाई संभावना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते, अपनी तरफ से कोशिश की जा सकती है। और क्या हुआ कि इसकी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दी। दोस्तों, ऑन फर्स्ट डेट आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई हमें नहीं लगता कि हम इसमें इंटरफेयर करें, और उस मामले को एंटरटेन ही नहीं किया गया। मतलब सिंपल, अगर आप उसका ऑर्डर भी देखेंगे, 2 लाइन लिखी है कि इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है, मींस क्वेश्चन नहीं करी, और अभी उसके ऊपर दोनों मामले ये चल रहे हैं। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो वहां से आपको राहत मिलेगी बिकॉज आप सही हैं। क्वेश्चन प्राइमा फेसी ग्राउंड पे होती है। जब इतने प्राइमा फेसी मामले में भी क्वेश्चन के लिए मना किया जा सकता है तो फिर आप कहां स्टैंड करते हैं वो सोचिए। इससे ज्यादा प्राइमा फेसी क्या होगा कि 2 एफआईआर रिकॉर्ड पे है एक पर्टिकुलर टाइम गैप पे, दोनों का कंटेंट सेम है, दोनों में सेम धाराएं हैं। इससे ज्यादा प्राइमा फेसी कुछ हो सकता है? लेकिन अभी रिसेंटली हमारा ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, सेशन कोर्ट जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसी मेंटेलिटी के साथ अगर आप केस को लड़ेंगे तो आप इजीली लड़ भी पाएंगे, शॉक में भी नहीं जाएंगे। अदरवाइज तो आदमी वैसे डिप्रेस होकर बैठ जाता है कि भाई मैंने इतना अच्छा लॉयर किया था, इतने मैंने पैसे खर्च कर दिए और उसके बाद मेरे को रिजल्ट मिला नहीं। दोस्तों, ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छे लॉयर का एक हद तक तो फर्क पड़ेगा कि वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने रख सकता है और संभावना बढ़ जाती है, ये बात तो ठीक है। लेकिन फिर भी 100% उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है। बाकी सब कोर्ट के नजरिए पे है, कोर्ट किस तरह के नजरिए से उसको देखता है, किस मेंटेलिटी के साथ वो बेंच वहां पर बैठ करके उन सारे मुद्दों को देख रही है। हर एक व्यक्ति की मेंटेलिटी अलग होती है और वहां जो बैठे हैं वो भी हमारी तरह अलग अलग है ना। अब देखो, एक वीडियो बनता है, उस पर कई लोग बोलते हैं सर वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस, यू आर सुपर, और कुछ लोग बहुत ही भद्दी लैंग्वेज में कमेंट करते हैं वीडियो बनाना बंद कर दे। वीडियो तो एक ही है ना, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग नजरियों से उसको देखा। ऐसे ही दोस्तों, जो जजेस की पोजीशन पे बैठे हैं वो भी हमारी तरह इंसान है। हर एक इंसान की मेंटेलिटी अलग है। अब वो किस नजरिए से उस चीज को देखेंगे वो उनके नजरिए पे डिपेंड करता है, और ये हो सकता है। अब देखिए, इससे जस्ट पहले पिछले साल की बात है, एक क्वेश्चन हम लेकर के गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट का आई थिंक जजमेंट था वो। तो उस पे सारे के सारे 6 लोगों की क्वेश्चन दे दी थी हमें पहले ही डेट पे। वो भी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी थी। उसमें ऐसा कोई डबल एफआईआर वाला चक्कर भी नहीं था, मेरिट के बेस पे गए थे, और उस जजमेंट पे मैंने वीडियो भी पोस्ट करी थी। तो दोस्तों, ये चांस की बात होती है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। आपको दोनों चीज के लिए रेडी होना चाहिए। अब इतनी सारी क्लैरिटी मैं आप लोगों को समय समय पे देता हूं, इसका मतलब यह है कि आप अपने केसेस को लड़ने से पहले अच्छे तरीके से विचार कर सकें कि आपको क्या करना है, कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना है या बाहर सेटलमेंट करना अच्छा नहीं है, या काउंटर केस करना है, या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं। तो जो कुछ भी है पहले आप विचार करें और विचार करने के बाद कोई स्टेप लें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।